Hello everyone. Today we discuss about topic school planning, need, meaning and steps of school planning. So first of all, I discuss about the school planning and their meaning. अगर हम बात करें स्कूल प्लानिंग के अर्थ की, प्लानिंग की, तो सबसे पहले एक शब्द आता है हमारे बीच में कि नियोजन करना, अर्थात उसके शब्द से ही हमें पता चलता है ऐसी चीज़ जिसका हम योजना बनाएं। तो योजना तैयार करना प्रबंध प्रक्रिया का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है और नियोजन निश्चित रूप से अपेक्षित कार्य के संबंध में कब, क्या, कहाँ, क्यों, कैसे और कौन, ये 6 महत्वपूर्ण पक्षों से संबंध रखता है। ये गहन चिंतन, मनन, विश्लेषण तथा भावी ज़रूरतों के सुविचारित अनुमान पर आधारित बौद्धिक व्यायाम की प्रक्रिया है कि हम इतना सब चिंतन मनन करते हैं कि हम किसी उद्देश्य की अगर हम निर्धारित करते हैं तो हम उसके बारे में सोचते हैं कि कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कहाँ होगा, कौन करेगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे चिंतन मनन और विश्लेषण के भाव को जागृत करती हैं, जिसके आधार पर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारी मेंटल एक्सरसाइज की प्रोसेस है जो निरंतर कुछ न कुछ उद्देश्य लेकर चलती रहती है। और वस्तुतः प्रबंध का कोई भी कार्य बिना सुविचारित ढंग से योजना बनाए सुचारू रूप से संपादित ही नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जॉन मिलेट ने भी कहा है कि किसी अधिकारी द्वारा कार्य करने की बुद्धिमत्तापूर्ण पूर्व तैयारी करना ही नियोजन कहलाता है। तो नियोजन करने से संबंध ही है कि जब हम निस्संदेह किसी भी कार्य को करें तो उससे पूर्व उसके समुचित ढंग से हम तैयारी करें, उसकी योजना बनाना बहुत ही आवश्यक है। और योजना की अगर हम बात करें तो योजना वस्तुतः कार्यपूर्ति करने का एक मार्ग है एवं मार्ग सुविचारित होता है। लक्ष्य प्राप्त करना उतना ही सरल तथा सहज हो जाता है जितना आसान हम पहले से प्लानिंग बना लेंगे, तो काम जो उद्देश्य हमें प्राप्त करना है वो बहुत ही सरल हो जाएगा। उसके बाद स्पष्ट है कि शैक्षिक नियोजन एक प्रगतिशील प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है और जिसमें वर्तमान तथ्यों को दृष्टिकोण रखते हुए भावी शैक्षिक विकास की योजनाएं तैयार की जाती हैं। तो ये तो हम बात कर रहे थे योजना की कि योजना क्यों होती है, कैसे होती है। अब अगर हम ये हमारे इस प्लानिंग को हम अपने स्कूल के अंतर्गत लाते हैं तो स्कूल प्लानिंग की जब हम बात करते हैं तो स्कूल की नियोजन में प्रक्रिया में बस ये अंतर आ जाता है कि इसमें हम शिक्षा के विकास की बात करते हैं और शिक्षा के विकास में जो भी वांछित संख्यात्मक या गुणात्मक विकास की हम बात कर रहे हैं, राष्ट्र की आर्थिक सामाजिक अवस्थाओं को सामने रखकर उपलब्ध सामग्री जो हमारे पास है या संसाधन जो हैं उनको हम किस तरीके से अधिक उपयोग कर सकें, इसकी योजना का हम निर्माण करते हैं कि एक निश्चित अवधि में हम कितने शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति कर पाएंगे। और देश की पंचवर्षीय योजना में हम शिक्षा का इस प्रकार से नियोजन करके समग्र विकास योजना का विशिष्ट भाग मान लेते हैं कि शिक्षा के द्वारा ही सारा विकास होना संभव है। तो अब हम शैक्षिक नियोजन की अगर हम बात करें तो हम इसलिए इसको लेकर चलते हैं कि इसकी आवश्यकता ही बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जब हम प्लानिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले ये नीड बेस्ड होता है, आवश्यकता आधारित होता है कि जब सबसे पहले हम किसी पर्टिकुलर अगर एरिया की बात करते हैं तो हमें ये होता है कि जैसे समाज के द्वारा लोगों की मांग उठती है कि यहाँ पर इस क्षेत्र में बालिका विद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। तो ये क्या है? ये आवश्यकता आधारित हो गई कि सबसे पहले समाज ने मांग उठाई कि हमको एक बालिका विद्यालय की मांग रखनी है, बालिका विद्यालय चाहिए बालिकाओं के शैक्षिक विकास के हेतु। तो हम उसकी आवश्यकता को मानते हो फिर उसकी हम दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो है विशिष्टता, जिसके आधार पर हम शैक्षिक नियोजन करते हैं। तो स्पेसिफिसिटी क्या है कि प्रत्येक विद्यालय, जैसे हमने कहा कि बालिका विद्यालय, तो जाहिर सी बात है कि विद्यालय आसपास होगा, बालिकाओं के लिए उतनी व्यवस्थाएं सुगम नहीं हैं, आना जाना सरल नहीं है। तो इस वजह से हमने उसमें विशिष्टता लाई कि बालिकाओं के लिए अगर होगा, उनकी आवश्यकता, उनके साधन, उनके उद्देश्य, उनके लिए वातावरण हम विकसित करेंगे तो हम उसमें विशिष्टता लाएंगे। और उसके बाद हमारा जो तीसरा पॉइंट आता है वो है उपयोगिता। तो जब हम विद्यालय की योजना बनाते हैं तो सबसे मुख्य बात यही देखी जाती है कि इस योजना के लागू होने से विद्यालय या क्षेत्र की उपयोगिता कहाँ तक बढ़ेगी
और यह उपयोगिता विद्यार्थियों के लिए और समुदाय के लिए देखी जाती है कि कितने क्षेत्र के लोगों को इससे लाभ होगा। और उसके बाद हम चौथा पॉइंट लेते हैं, तो साधनों का सबसे उत्तम उपयोग होता है। साधनों का उपयोग जब हम करते हैं तो हमारे विद्यालय में जो भी साधन उपलब्ध हैं उससे हम उस उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। सबसे अच्छा उपयोग किसका कैसे हो सकता है, इस पर हम विचार करते हैं, इसलिए और हम योजना पर ध्यान देते हैं कि क्या चीज़ हमारे पास है और उससे हम कितने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा आता है लक्ष्य अभिस्थापन, मतलब जो हमारा प्लान होता है वो गोल ओरिएंटेड होता है। तो ये भी है कि मुख्य लक्ष्य हम मानते हैं कि राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करना। पंचवर्षीय योजनाएं जो हमारे राष्ट्र में, देश में राष्ट्रीय स्तर पर बनाई जाती हैं, वो अपने सम्मुख अपने अनेक राष्ट्रीय लक्ष्य रखती हैं और इनको प्राप्त करने की ओर ही हम इसमें एक भाग के रूप में कार्य करते हैं कि हम समाज के शैक्षिक दृष्टिकोण को इस प्रक्रिया में विकसित करते हैं। और नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट है कि सहयोग, कोऑपरेशन। तो जब कोऑपरेशन की हम बात करते हैं तो विद्यालय की योजना सहयोग द्वारा बनाई जाती है। समाज के जितने भी वर्ग हैं सभी के द्वारा सहयोग होता है, चाहे वो हम विद्यालय के शिक्षक की बात करें, विद्यालय के प्रबंध तंत्र की बात करें या विद्यालय के प्रतिनिधियों की बात करें, चाहे वो अभिभावक की बात करें, और मुख्यतः जो अध्यापक है उस सबको हम मिलाकर योजना बनाते हैं कि हम एक किसी विद्यालय की स्थापना करेंगे, एक संगठन बनाएंगे तो कैसे कैसे कार्य कौन कौन कब कहाँ कैसे करेगा। तो ये थी हमारी शैक्षिक नियोजन का अर्थ। अब हम बात करते हैं शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता क्यों है। तो नियोजन की आवश्यकता से हम ये तात्पर्य रखते हैं कि नियोजन करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो भी हमारे पास, अभी हमने बात की संसाधनों की, तो उपलब्ध आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और जितनी भी सामग्री है उसको शिक्षा के लिए प्रयोग में ला पाना। और दूसरा है हमारा कि शिक्षा का विकास करने के लिए, हमने उस दिन भी बात की थी क्लास में कि 2 प्रकार के संसाधनों पर सब कुछ टिका हुआ है, एक है भौतिक संसाधन और दूसरा है मानवीय संसाधन। तो किस संसाधन का हमें कितना उपयोग करना है, कौन व्यक्ति किस एबिलिटी का है और कैसा कार्य वो कर सकता है, इन सब का हम बहुत ही ज़्यादा शैक्षिक नियोजन के तहत निर्धारण करते हैं। तीसरा पॉइंट, देश की संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को एक निश्चित स्वरूप प्रदान करना ताकि उसमें व्यवस्था हो सके, क्रमबद्धता हो सके और तारतम्यता लाई जा सके। नेक्स्ट है हमारा शिक्षा प्रणाली में सुधार करना। क्योंकि शिक्षा प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिक रूप प्रदान किया जा सके। अर्थात जब तक हम शैक्षिक प्रक्रिया की भी बात करते हैं तो सिर्फ पढ़ लेने से ही बच्चा, ऐसे कोई भी व्यक्ति एक बच्चे को पढ़ा नहीं सकता सही तरीके से जब तक उसे मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक चीज़ों का ज्ञान नहीं होगा। बच्चे की मनोवैज्ञानिक स्थिति को जांचना परखना बहुत ज़रूरी है कि वो किस स्तर के बच्चों को समझ पा रहा है, उनकी समस्याओं को सुलझा पा रहा है या नहीं सुलझा पा रहा, किस तरीके की वो अपनी स्ट्रेटेजी अपनाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो इस तरीके से हम शिक्षा प्रक्रिया को भी मनोवैज्ञानिक रूप देते हैं और शिक्षा के सभी स्तरों का संतुलित विकास करते हैं ताकि सभी स्तरों पर शिक्षा के अवसरों की समानता रखी जा सके। और नेक्स्ट वही है कि हमारा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और जितने भी व्यावसायिक क्षेत्र हैं उनका हम सही नेतृत्व दे सकें। क्योंकि हम समाज में एक आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो इन्हीं रूपों में हमें दिखाई देगी। कोई समाज में डॉक्टर होगा, कोई शिक्षक होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई मेडिकल की फील्ड से होगा, कोई इंजीनियरिंग की फील्ड से होगा। तो इस तरीके से हम उनके व्यावसायिक क्षेत्रों को भी नेतृत्व देते हैं, लीडरशिप देते हैं। और लास्ट में हमारा है कि शिक्षा के संख्यात्मक विकास के साथ साथ हम गुणात्मक विकास करना भी चाहते हैं ताकि हर व्यक्ति को सही शिक्षा सही समय पर दी जा सके। तो ये है कि अब हम प्लान जब नहीं करेंगे, प्लान की आवश्यकता हमें इसी वजह से पड़ेगी क्योंकि इन सारी चीज़ों को हमें लेकर चलना है। सभी के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हैं, सभी की शिक्षा पर ध्यान देना है, समाज के विकास के पर ध्यान देना है। तो इसलिए हमें शैक्षिक नियोजन करना आवश्यक होगा। अब अगर हम बात कर लें, जैसे आपके सामने संक्षेप में भी हैं कि इस संस्थागत नियोजन की आवश्यकता क्या है, तो आप खुद वहीं देख रहे हैं कि लक्ष्यों का निर्धारण हम करते हैं, किस समय सीमा के अंतर्गत हम उसकी प्राप्ति कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, समय संस्था की आवश्यकताओं की पहचान क्या है हमारे पास, क्या नहीं है, या नहीं है उसको हम कितने दिनों में डेवलप कर सकते हैं, या कौन सी ऐसी चीज़ हम डेवलप करें जिससे ज़्यादा लोगों का लाभ हो। तो ये सारी चीज़ें हमारी प्लानिंग के तहत ही आती हैं। साथ ही साथ हमारी समस्याएं जो हैं वो सामने आती हैं, कठिनाइयाँ सामने आती हैं और उनको दूर करने में मदद मिलती है। और संस्था के मुख्यतः कि संस्था के सभी सदस्यों में बेहतर सामंजस्य स्थापित करने में भी हमें सहायता मिलती है। अब हम बात करते हैं स्टेप्स ऑफ स्कूल प्लानिंग की। तो सबसे पहले जब हम अभी हमने एक एग्जाम्पल के तहत आपको समझाया था, तो वही एग्जाम्पल है कि हम विद्यालय की
समाज के द्वारा नीड होती है तो हम आवश्यकताओं की पहचान करते हैं कि किस समाज में, किस क्षेत्र में किस चीज़ की आवश्यकता है। उसके बाद उसके लिए हमें कौन कौन से कदम उठाने पड़ेंगे, उसको हम प्राथमिकता बनाते हैं कि कौन सा कार्य आवश्यक है और वो कितना आवश्यक है। तो इस तरीके से जब हम विद्यालय की पहचान कर लेते हैं कि हमें विद्यालय की स्थापना करनी है, तो हम सर्वप्रथम उसके विद्यालय का क्षेत्र जो है उसको प्रायोरिटी में लाते हैं कि विद्यालय कहाँ पर खुलना चाहिए, जहाँ का वातावरण सही हो, जहाँ का लोग सही हो, जहाँ के लोगों को सुगमता हो, सुविधाएं हो, वहाँ पर ऐसे क्षेत्र की हम तलाश करते हैं। और जो हमारा उद्देश्य होता है कि हमें बालिका विद्यालय खोलना है या हमें किस वर्ग के लोगों को शिक्षित करना है या कितना विकसित करना है, या इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना है या मेडिकल कॉलेज खोलना है, जिस चीज़ की नीड होती है उसको हम उद्देश्य को स्पष्ट रूपरेखा में निर्धारित कर लेते हैं कि हमें वास्तव में क्या करना है। उसके बाद हमारा आता है क्रियान्वयन व अनुश्रवण। तो क्रियान्वयन में वही चीज़ें हैं कि जिन चीज़ों को हम निर्धारित करते हैं कि हमें ये करना हो, उनका हम इम्प्लीमेंट करना प्रारंभ करते हैं कि कौन सा काम कैसे किया जाए। उसके बाद लक्ष्य पूर्ति का अनुमानित समय हमें फिर निर्धारित समय कर लेते हैं कि इतने साल में हम इतना इतना बच्चे बढ़ा लेंगे। जैसे हमने पहले साल अगर विद्यालय खोला तो 100 बच्चे होंगे, दूसरे साल हमारी टारगेट होगा, लक्ष्य होगा कि हम 200 बच्चों को शिक्षा दे सकें। इस तरीके से हम लक्ष्यों का भी निर्धारित करते हैं कि इतने समय में हम ये प्राप्त कर लेंगे। चरणबद्ध मूल्यांकन की जब हम बात करते हैं तो हम उस प्रक्रिया का मूल्यांकन भी करते हैं कि हम उसको, लक्ष्य को, उद्देश्य को प्राप्त कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। पश्च पोषण फीडबैक, हम लोगों से फीडबैक भी लेते हैं कि हमें किस चीज़ की कमी है या किस चीज़ की अधिकता है, प्रक्रिया हमारी सही रूप से चल रही है या नहीं चल रही है। विद्यालय के शैक्षिक वर्ग से, विद्यालय के प्रबंध तंत्र से, विद्यालय के छात्रों से, बच्चों के अभिभावकों से, इन सब से हम फीडबैक लेते हैं और कार्यनीति में सुधार, उसमें जो इफेक्टेड चेंजेस हमें लाने चाहिए उसके बारे में भी हम बात फिर करते हैं। और अंततः हमारा मूल्यांकन होता है कि हमने अपने उद्देश्य, जिसकी हमने आवश्यकता की पहचान की थी, वो लक्ष्य, वो उद्देश्य हमें प्राप्त हुआ या नहीं हुआ, और किस हद तक प्राप्त हुआ कि उसके आगे हमें और प्लानिंग कैसे और कब कहाँ करनी है, किसको अधिक समय देना है, किसको कम समय देना है, कौन सा संसाधन हमें उपयोग करना है, किस संसाधन की कमी थी, किस संसाधन की अधिकता थी। इन सारी चीज़ों को हम स्कूल प्लानिंग के तहत करते हैं। तो ये थी हमारी आज की स्कूल प्लानिंग की प्रोसेस, और थैंक यू।